हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत सारे लेक्चर वीडियो अपलोड करते रहते हैं और जो डेली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस है वो अपलोड करते रहते हैं, ताकि कोई भी अगर आपको अपना आने वाला एग्जाम्स है किसी भी तरह का, उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे फार्माकोलॉजी के, जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो के एंड तक बने रहे, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें बच्चों। आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पूछ रहे हैं आपसे, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज में इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है जिसकी कमी के कारण पार्किंसंस डिसीज होती है। तो ऑप्शन है देखिए, सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा। आंसर है इसका ऑप्शन बी, डोपामिन की वजह से होती है पार्किंसंस डिसीज। देखिए, पार्किंसंस डिसीज कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, कहाँ पर होते हैं देखिए, सबस्टेंशिया नाइग्रा में इसकी एक लोकेशन बताई गई है जहाँ पर ये पाए जाते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। और जब डीजनरेट हो जाते हैं यानी इनकी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से क्या होता है, डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है ब्रेन में, और उसकी वजह से पर्सन को पार्किंसंस जैसी डिसीज होती है। तो आंसर इसका हमने देखा ऑप्शन बी, डोपामिन की वजह से, उसके रिड्यूस होने की वजह से होती है इस तरह की डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, विच ड्रग इज कंसिडर्ड द प्रोटोटाइप ओपियोइड एनाल्जेसिक। प्रोटोटाइप ओपियोइड एनाल्जेसिक इनमें से कौन से ड्रग है, तो कोडीन, फैंटानिल, मॉर्फिन या मिथाडोन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, मॉर्फिन। तो देखिए, यहाँ पर इसको प्रोटोटाइप ओपियोइड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसकी एफिकेसी और पोटेंसी के लिए। बाकी जितने आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, कोडीन, फेंटानिल और मिथाडोन, ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव माने जाते हैं। तो और अगर हम बात करें मॉर्फिन के कंपैरिजन में, तो इनको कम इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ ओपियोइड एनाल्जेसिक की तरह, जो सीवियर पेन की कंडीशंस होती हैं, जहाँ पर किसी भी तरह का पेन किलर पर्सन की बॉडी पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, उसको दर्द में आराम नहीं दे रहा है, तो यूज़ किए जाते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। और जिनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है मॉर्फिन। तो हमने आंसर देखा ऑप्शन सी, मॉर्फिन इसमें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर सेकेंड रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो पहले आंसर देख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोसर्टेन ऐसा ड्रग है जो कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। अब देखिए, ये इन तरह के क्वेश्चंस को हम काफ़ी बार अपने बहुत सारे वीडियोस में समझा चुके हैं। जो एंजियोटेंसिन अगर बन जाता है, देखिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन को बनने से रोकते हैं। क्योंकि एंजियोटेंसिन अगर बन जाता है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, वोसो कंस्ट्रिक्शन होता है, एंडोस्टेरोन रिलीज होता है। या ये लोसर्टेन कैसी मेडिकेशन है, ये एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की ड्रग है, जहाँ पर जो हाई बीपी के केस होते हैं ना, उन पेशेंट्स को ये दी जाती है लोसर्टेन जैसी मेडिकेशन, जो कि क्या करती है, लो करती है ब्लड प्रेशर बाय इनहिबिटिंग वोसो कंस्ट्रिक्शन। जैसे कि अभी हमने देखा, ये जो एंजियोटेंसिन होता है अगर बन जाता है हमारी बॉडी में, अगर ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो इन तरह की ड्रग्स एंजियोटेंसिन को, लोसर्टेन जैसी ड्रग एंजियोटेंसिन को नहीं बनने देती है, ताकि वोसो कंस्ट्रिक्शन ना हो पाए, वोसो डायलेशन हो जाए, ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर हो पाए। तो आंसर हमने देखा इसका ऑप्शन भी, लोसर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप डायरेटिक। इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि एक लूप डायरेटिक है। तो आंसर आप देख रहे हैं बच्चों, ऑप्शन बी, फ्यूरोसेमाइड है लूप डायरेटिक। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप और भी देख रहे हैं। हम डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंच गए हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो इमेज आपको दिखाई गई है, तो आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, फिर बोमेंस कैप्सूल होती है, उसके बाद होती है लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लूप डायरेटिक होते हैं फ्यूरोसेमाइड जैसे, ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इस पे एक्ट करते हैं और इनहिबिट करते हैं पोटेशियम, कैल्शियम जो होता है, इन तरह की जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं, और जिससे कि क्या करते हैं, डायरेसिस यानी जो हमारे यूरिन का आउटफ्लो होता है वो बढ़ाते हैं। जो डायरेटिक्स होते हैं उनको काफ़ी सारे अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है।
है, जिसमें से एक ब्लड प्रेशर जो है उसको लोअर करने के लिए भी डायरेटिक्स को दिया जाता है और भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो हमने देखा हमारा ऑप्शन बी फ्यूरोसेमाइड, जो कि एक लूप डायरेटिक है, एक्ट करता है लूप ऑफ हेनले पे और किस तरह से ये इनहिबिट करने का काम करता है सोडियम और पोटेशियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों। तो आंसर ऑप्शन आपको दे रहे हैं प्रोपेनोल, एटिनोलॉल, कार्बाडिलोल या लेविटालोल। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी एटिनोलॉल होती है। देखिए सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। इसमें देखिए बच्चों जब आपको क्लासिफिकेशन वगैरह कराई जाती है ना ड्रग्स की फार्माकोलॉजी में जब हम कराते हैं तो क्लासिफिकेशन अगर आपको याद रहेगी तो आपको इन तरह के क्वेश्चंस, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसकी क्लास आपको पता रहेगी। तो यहाँ सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की कैटेगरी में आते हैं एटिनोलॉल, जो कि सेफ माने जाते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एस्थमेटिक पेशेंट्स में अगर ब्रोंकाल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्रोंकाल स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है उनको सांस लेने में। तो एटिनोलॉल जैसी ड्रग्स इन तरह के एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी सेफ मानी जाती है। और भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर एटिनोलॉल को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स जो है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। सो इसका आंसर देखा हमने ऑप्शन बी एटिनोलॉल। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे बच्चों विच एंटी माइक्रोबियल इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो आपसे एक तरह के जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं कि सेल वॉल सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है, कौन सा इसमें से हमारा जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। आंसर है इसका ऑप्शन बी पेनिसिलिन। अब आप अगर बैक्टीरिया का पूरा ही स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर आप देख रहे हैं ये सेल वॉल होती है इसकी, फिर उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है इसका साइटोप्लाज्म जहाँ पर अलग अलग इसके राइबोसोम्स और भी काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेनिसिलिन जैसी ड्रग्स क्या करती हैं, ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाती है। तो यही आपको बताया देखिए बाइंड होता है पेनिसिलिन कहाँ पर, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे, जहाँ पर ये जो पूरा ही बैक्टीरियल सेल वॉल की जो लिंकिंग होती है जिस तरह से ये बनती हैं उसको ही इनहिबिट कर देता है और बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाती है। तो आंसर हमने देखा इसका ऑप्शन बी पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीकोएगुलेंट बाय इनहिबिटिंग द विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है बच्चों। जब भी इस तरह के एंटीकोएगुलेंट की बात होगी आपको याद रखना है आंसर होगा इसका वारफेरिन। देखिए एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस दी क्यों जाती हैं, ये अगर हमारी बॉडी के किसी भी ब्लड वेसल में क्लॉट बन गया है जिसकी वजह से ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है तो इन तरह के एंटीकोएगुलेंट्स एजेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। और जिसमें देखिए अगर हम विटामिन के की बात करें तो ये बहुत ही एसेंशियल है क्लॉटिंग के लिए, ब्लड के क्लॉट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन के। तो इसी तरह का जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको इनहिबिट करता है वारफेरिन। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन में वारफेरिन इनहिबिट विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। तो ये एक तरह का एंजाइम है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज जिसको वारफेरिन इनहिबिट करता है और जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर जो आप देख रहे हैं 2nd, 7th, 9th एंड 10th ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है और ब्लड जो है वो ईजिली फ्लो होने लगता है जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी ओमेप्राजोल। अब देखिए हमारे स्टमक में इस तरह के प्रोटॉन पंप्स होते हैं जो ये गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स होती है हमारे स्टमक के उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसमें इस तरह के पंप होते हैं प्रोटॉन पंप्स जहाँ से एसिड रिलीज होता है। एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो ईजिली हमारे इंटेस्टाइन में पास हो पाए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है बहुत ज़्यादा जो प्रोटॉन पंप है बहुत ज़्यादा एसिड सेक्रेट कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्सर होने के चांस होते हैं स्टमक में। तो इन तरह के केसेस में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ओमेप्राजोल जो कि फिर इनहिबिट कर देती है इस तरह के जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं उनको और एसिड जो सेक्रेट हो रहा था उसमें वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी सेक्रेशन कम हो जाती है और अल्सर वगैरह जो है वो उनको हील होने का टाइम मिलता है। तो आंसर देखा इसमें हमने ऑप्शन बी अपना ओमेप्राजोल। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे विच एंटी एरिथमिक ड्रग इज क्लास 3
पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, तो ये अगेन एग्जांपल आ गया आपका क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन आपको पता होंगी, आराम से आप आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, अमियोडारोन। अब देखिए हम बात करें इरिथमियास की, क्या होते हैं। नॉर्मली आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल हार्ट होता है वो एक रिदम से बीट होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई रिदम नहीं होती, बहुत ज़्यादा लो रिदम नहीं होती, एक नॉर्मल रिदम होती है। एक्सेप्ट आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप पैनिक कर रहे हो, इसके बजाय जो रिदम होती है हमारे हार्ट की वो बहुत ही नॉर्मल होती है। बट आप देख रहे हैं एरिथमिया कंडीशन में क्या है कि ये रिदम जो है वो जल्दी जल्दी हो रही है या कभी कभी बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरह की जो हार्ट की रिदम में एबनॉर्मेलिटी आती है उसको कहा जाता है कार्डिक एरिथमियाज। और इन्हीं में अलग अलग तरह की ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखा अपना अम्यूडारोन का, और जो कि क्या है, किस तरह से ये काम करती है। क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है ये। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से रिदम जो बहुत ज़्यादा रिदम हो रही थी हार्ट की वो थोड़ी लोअर डाउन हो जाती है, और पर्सन जो भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको आराम मिलता है इस तरह की कंडीशन में। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी यही समझाया है। अम्यूडारोन प्रोलॉन्ग कर देती है रीपोलराइजेशन बाय ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल, यूजफुल होती है वेंट्रिकुलर एंड आर्टेरियल एरिथमियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी आज की इस वीडियो का, पूछ रहे हैं आपसे इनमें से कौन सी इंसुलिन प्रिपरेशन है जो कि लॉन्ग एक्टिंग है। आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन सी, इंसुलिन ग्लार्जिन। ये अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, अलग अलग यूनिट्स इसकी होती हैं, बट ये जो इंसुलिन ग्लार्जिन है आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जा रही है पेशेंट्स को, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको। ये देखिए इंसुलिन ग्लार्जिन जो है ये इंसुलिन के लेवल को 24 आवर्स तक मेंटेन करके रखने का काम करती है। मतलब पर्सन को बार बार इंजेक्शन लेने की या बार बार किसी भी तरह की मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जहाँ पर मेडिकेशन टैबलेट्स कैप्सूल के साथ साथ इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। प्रोनाउंस्ड पीक नहीं होती, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इन तरह की प्रिपरेशन अगर प्रिस्क्राइब की जा रही है तो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं जिन पेशेंट्स को ये सूट हो इस तरह की इंसुलिन ग्लार्जिन जैसे प्रिपरेशन, उनको ये प्रिस्क्राइब करें। तो बच्चों ये थे हमारे बेस्ट 10 क्वेश्चन जो हमने फार्माकोलॉजी में आपके लिए हम ढूंढ के लाए थे, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमको। और इस तरह से मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।